नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और ई श्रम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है जो स्कीम ई श्रम के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। जितने भी लेबर तबके के लोग हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, अलग अलग फील्ड्स में जो काम कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उनकी एक प्रॉपर तरीके से उनका डेटाबेस बन रहा है अक्रॉस इंडिया, जिसके अंदर उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू होगा। क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज थे, इनका कुछ जैसे होता है ना, कोई डेटाबेस नहीं है, कुछ इनके बारे में वेयर अबाउट नहीं थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया। जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, वर्कर हैं, इनको प्रॉपर तरीके से इनकी जितने भी वेलफेयर की स्कीम्स आती हैं, इनको वेलफेयर किया जाएगा। जितना भी सेंटर की तरफ से जितने भी फंड्स आते हैं इनके लिए, वो इनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में बेनिफिट्स इनके अकाउंट में ट्रांसफर दिया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए इन लोगों को रजिस्टर किया जाएगा। फिर उसके बाद इनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। क्या है स्कीम के अंदर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन लोग रजिस्टर हो सकते हैं, कहां कहां से इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है और कितना बेनिफिट्स है, इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आई वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ शाहिद मलिक, एंड यू ऑल आर वाचिंग मिरहा नेटवर्क्स। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आने वाले जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अलग अलग फैक्ट्स पे लेके आता हूँ, आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अंदर जितने भी लेबर फील्ड के लोग हैं, जितने भी मजदूर लोग हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, जिनकी अभी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर पहचान नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई मजदूर है, वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है 10-15 दिन, फिर किसी एग्रीकल्चर फील्ड्स पे काम कर रहा है, तो उसको अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज होगी काम करने की। बट उसकी प्रॉपर जो होती है, जैसे कोई भी प्रोफेशनल होगा, उसको प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है पीछे के, इस कंपनी में उसने इतने साल काम किया है, इस कंपनी में इतने साल काम किया है, फिर उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो काउंट होता रहता है। तो फर्दर उसको इन फ्यूचर में वो एक्सपीरियंस अगर किसी और कंपनी में वो अप्लाई करता है तो वो एक्सपीरियंस उसका काम आता है। उसी तरीके से एक जो मजदूर हैं, इनका भी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जहां जहां ये काम कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस वो होगा, वो मॉनिटर किया जाएगा और वो रिकॉर्ड होता रहेगा। और इन फ्यूचर कभी भी अगर उसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती है, तो उनमें उनको कॉन्टेक्ट किया जाएगा और उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। मोर ओवर, इसके हम आगे अगर कुछ बात करें तो उनकी जितने भी इंश्योरेंस स्कीम्स होंगी, वो डायरेक्टली इनकी जितने भी मजदूर लोग हैं, इनको इंश्योरेंस स्कीम दी जाएंगी और इनका प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फर्स्ट ईयर का भरा जाएगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पोर्टल पे, इसकी रजिस्ट्रेशन आप सेल्फ मोड पे भी कर सकते हैं और थ्रू सीएससी सेंटर्स भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो हमारा जो नेशनल डेटाबेस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर देयर आर 43.7 करोड़ वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया। ये जो रफ सर्वे, रैंडम सर्वे किया गया है, उसमें 43 करोड़ जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी प्रॉपर कंपनी में काम नहीं कर रहे, ना ही उनकी कोई प्रॉपर पहचान है, बस उनको जस्ट एज इट इज लेबर के तरीके से जो यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, जो लेबर तबके के लोग हैं, लेबर फील्ड्स के लोग हैं, ये लोग अपनी सारी जिंदगी लेबर के काम में गुजार देते हैं, बट इनकी कोई पहचान नहीं बन सकती, ना ही उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वेलफेयर स्कीम मिलती है। 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस लेके इनकी इनकम उतनी रहती है, ना इनकी ग्रोथ होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी ग्रोथ के बारे में सोचकर ही ये प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया। इसको जो है उनके वेलफेयर के लिए ही सोच के गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके अंदर उनको एक प्रॉपर पहचान मिलेगी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। तो उस प्रॉपर पहचान के उनके प्रॉपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। उस नंबर के अंदर उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा रहेगा। अब इस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अंदर आते कौन कौन लोग हैं, हम एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, मतलब जो मार्जिनल रेट पे जो लोग जिनकी बहुत छोटी कम जमीन है, खुद का काम करते हैं, फार्मर्स किसान होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर लेबर्स, उन्हें खेती बाड़ी में जिन लोगों की अपनी जमीन नहीं होती, किसी दूसरे की खेतों पे जाके जो काम करते हैं, उनको एग्रीकल्चर लेबर्स कहा जाता है। उसके बाद शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, फिशरमैन्स। उसके बाद दोज एंगेज इन एनिमल, जो भी जानवरों का काम करता है, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हो या कुछ भी, जो उनकी ही
जो देखभाल करके अपनी जो रोजी रोटी कमाते हैं, ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो दोज इंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसके बाद बीडी रोलिंग्स, उसके बाद लेबलिंग एंड पैकिंग, उसके बाद बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, देन लेदर वर्कर्स, देन वीवर्स, देन आफ्टर कारपेंटर्स, देन सॉल्ट वर्कर्स। ठीक है, कारपेंटर्स में जो लकड़ी का काम करते हैं, लेदर वर्क और जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिस्त्री मजदूरों का काम करते हैं। उसके बाद मैं आसान भाषा में समझा दूं, उसके बाद वर्कर्स इन ब्रिक किलन्स एंड स्टोन क्वारीज, जहां ईंटें बनती हो और जहां स्टोन पत्थरों का काम किया जाता है, उस जगह के वो लोग, वो वर्कर्स। उसके बाद वर्कर्स इन सॉ मिल्स, ठीक है, जैसे लकड़ियों का आरा होता है जहां से लकड़ी काटी जाती है। फैक्ट्रीज में जो वर्कर उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको बोलते हैं वर्कर इन सॉ मिल्स। उसके बाद मिडवीव्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, बार्बर्स जैसे नाई जो बाल काटते हैं। उसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स, जो सब्जियों का काम करते हैं, जो आपने अपनी जो सब्जियों की रेडी लगाई होती है रोड साइड या फिर इनकी प्रॉपर शॉप्स होती हैं। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर वेंडर्स, ठीक है, रिक्शा पुलिस जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा चलाते हैं वो लोग। उसके बाद ऑटो ड्राइवर्स, सेरिकल्चर्स, उसके बाद टेनरी वर्कर्स हैं। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर्स जैसे सीएससी के काम करते हैं जो लोग। उसके बाद होस्टमेट्स हैं। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स हैं। उसके बाद आशा वर्कर्स हैं, मिल्क पोरिंग फार्मर्स हैं, माइग्रेंट्स वर्कर। आजकल आशा वर्कर्स जो हैं ये भी अनऑर्गेनाइज में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आ रही है। हालांकि इनकी स्मॉल मार्जिनल इनकम आ रही है, बट अभी तक इनकम टैक्स तक इनकी नहीं पहुंची, तो इनको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद मिल्क पोरिंग फार्मर्स, फिर देन लास्ट में माइग्रेंट वर्कर्स। ये इनके हाईलाइट्स हैं। बाकी भी स्मॉल जो 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 वर्कर्स अभी अनऑर्गेनाइज हैं आपके एरिया में, जो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे या खुद की रजिस्ट्रेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर सीएससी सेंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिनकी कैटेगरी जो स्क्रीन के ऊपर दी गई है कैटेगरी इनमें नहीं आती, मतलब स्टिल वो लोग अनऑर्गेनाइज में आते हैं, तो वो अदर करके उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन देके तो अपना वो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना वो ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि कौन कौन से जो वर्कर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। देखो, जैसे ब्रिक किलन में ये लोग काम करते हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं। ठीक है, ये 10 साल इन जगहों पे काम करते हैं, स्टिल इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इनको एक जगह से दूसरी जगह इनको किसी कारण से भी निकाला जा सकता है। जब इनके साथ कुछ रेट का मामला हो जाता है ऊंच नीच, तो ये खुद ही छोड़ के किसी दूसरी जगह पे करना चल जाता है। लेकिन जो इनका वर्क एक्सपीरियंस पिछला रहता है उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता इनके फ्यूचर में। तो इस चीज को जो ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सो दैट के इन फ्यूचर में अगर ऐसे कोई काम, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी ऐसी फैक्ट्री लगाती है तो उनको एक्सपीरियंस लेबर की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग इस डेटाबेस से चूज करते हो, अपने एम्प्लॉयमेंट इनको दे सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो इनका बेनिफिट ये होगा कि जितना इनका एक्सपीरियंस होगा उतनी इनकी इनकम ज्यादा होगी उस जहाँ पे ये काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड्स में लेबर का काम करते हैं, उसके बाद जो लोग ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, इस फील्ड में ये भी अभी मतलब अनएक्सप्लोर्ड बहुत अच्छा टैलेंट है इंडिया में। कुछ लोग बहुत अच्छे से इनकी इनकम, बट ये इतना एक्सप्लोर नहीं है। मैं पर्सनली इस चीज को बहुत पसंद करता हूँ। मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं इनमें खाने का बहुत मजा आता है। इनमें जो पानी होता है, जैसे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, इसके अंदर अगर पानी हम रखेंगे तो बहुत ठंडा रहता है। तो जो लोग जिन लोगों ने ये चीजें यूज की होंगी उनके तो बहुत वो अच्छे से अवेयर है इन चीजों के, ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं, मैंने पहले ही बताया, या फिर फ्रूट्स की जो पैकिंग में करते हैं या फ्रूट ग्रोवर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब कुछ सालों में एक जगह पे काम किया फिर दूसरी जगह पे काम किया, बट स्टिल उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च किया। इस स्कीम का बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप हर एक जो वर्कर है जो भी इस वीडियो को देख रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, तो वो अपने आप को रजिस्टर करें, ई श्रम कार्ड अब बनवाएं, सो दैट कि गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज होंगी, गवर्नमेंट की जितने भी आपकी तरफ से वेलफेयर स्कीम्स होंगी, वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा आपके अकाउंट में, जो भी आधार लिंक आपका अकाउंट होगा। मैं आगे बता रहा हूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वीडियो पूरा देखें। ठीक है, उसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये धान की फसल लगा रहे हैं। तो ये भी आते हैं। अब इसकी क्वेश्चन क्या, व्हाट इज एनडीयू, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक नेशनल डेटाबेस बनाया गया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी फैसिलिटेटेड ऑन वेबसाइट। जो लेबर की वेबसाइट है उसके ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं आगे आपको उसका लिंक भी बताऊंगा कहां से रजिस्ट्रेशन करनी है। वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड्स।
उसके बाद हम बात करेंगे जो सभी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं वो उनको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आधार कार्ड के ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो इसके ऊपर भी हर एक जो वर्कर होगा उसका एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको इशू कर दिया जाएगा। उसको यूज करके ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम किया जाएगा इन फ्यूचर जब भी कभी जरूरत पड़ेगी किसी को भी। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके डेटाबेस के अकॉर्डिंगली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दी जाएगी किसको, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ठीक है। उसके बाद बीमा दिया जाएगा, सुरक्षा बीमा योजना, मतलब जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स होंगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाएंगी इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। जैसे बता रहे कि रजिस्टर्ड वर्कर अंडर NDUW कैन टेक्स PM सुरक्षा बीमा योजना, और उसके ऊपर जो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जैसे हर महीने का 1 रुपया काटते थे, 12 रुपए साल के काटते थे, उसको 1 साल का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता था। बट इस केस में कोई NDUW पे रजिस्टर करता है, ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन करता है, ई श्रम का कार्ड बनवाता है, उसको जो 12 रुपए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रीमियम है वो पे हो जाएगा। आपको डायरेक्ट 2 लाख रुपए का जो सुरक्षा बीमा आपको बीमा मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। आपको कुछ फर्स्ट ईयर में कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये पूछा कि हम जैसे हर एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ वर्कर से कि हम इस पे रजिस्ट्रेशन क्यों करें, ठीक है। इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बता रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल गेट द बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम। जो भी ये वर्कर होंगे उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल वेलफेयर जितने भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से जो वेलफेयर की स्कीम्स आती हैं वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट इनके अकाउंट में मिलेंगे, चाहे वो 2000 से लेकर 10,000 होता है, 20,000 होता है या 30,000। अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी लेबर तबके के लोग होते हैं इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स आती रहती है, तो इनको डायरेक्ट अकाउंट में बेनिफिट्स मिलेंगे। कोई इससे होगा करप्शन बहुत नहीं होगा, जितना आपका अमाउंट होगा आपको फिल फॉर आपके अकाउंट में मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहे कि दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट। ये डेटाबेस गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन वर्कर्स के ऊपर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, ठीक है। इनके ऊपर जितने भी बेनिफिट स्कीम बनाने के लिए, क्योंकि इनकी तादाद मालूम होगी, इनकी जो क्वांटिटी जो बोलते हैं कितने हैं, अभी तो ये रफ आइडिया है कि 43 करोड़ है, बट किस किस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर लास्ट इसमें देखा कि अलग अलग वर्कर्स हैं जो भी इस चीज में आपको बता देता हूँ। जैसे ये हैं, जैसे एग्रीकल्चर में काम करता है, फिशरमैन फिशरी होता है, बीड़ी रोलिंग, लेदर फैक्ट्री में काम करता है, तो ये चीज बता रहा है कि इनका डेटाबेस एक तैयार किया जाएगा, तो उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली इनके ऊपर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाएंगे और पॉलिसीज बनाएंगे इनके ऊपर, सो दैट के इन फ्यूचर इनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी जाएंगी। तो इनका जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं एक जगह दूसरे वर्क, उनकी पूरी जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा, मॉनिटर कर दिया जाएगा और अपडेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टेट में अगर कोई काम कर रहा है, कोई वर्कर कोई मिस्त्री काम कर रहा है, तो अगर किसी स्टेट चेंज करता है, माइग्रेट करता है अपने आप को दूसरी स्टेट में जाके काम करता है, वहां अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लेता है तो कंपनी वाले उसका NDUW जो इसके ऊपर आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर फैच करके आपकी पूरी डिटेल्स निकाल लेंगे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस काम में, आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, तो वो कंप्लीट हर एक चीज के लिए जो कंपनीज होंगे उनके लिए भी इजी हो जाएगा, और जो लेबर के लोग हैं, जो ये वर्कर्स होंगे, इनके लिए इजी हो जाएगा। मतलब एक हिसाब से ये रिज्यूमे का ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले तो एज होनी चाहिए 16 साल से लेकर 59 साल तक, 16 ईयर से लेकर 59 ईयर्स तक, ठीक है। इसकी एज के अगर बीच कोई फॉल करता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो इसी कंडीशन है, वो जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं वो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। जो भी इनकम टैक्स पे, मैं रिपीट कर देता हूँ, इनकम टैक्स जो देते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिली होती है, तो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ EPFO और ASIC, कि EPFO का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, EPFO का मेंबर नहीं होना चाहिए, या ESIC का मेंबर नहीं। कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर उनको डिफरेंट तरह के अलाउंस बोनसेस मिलते हैं, जिसके अंदर उनका एक प्रॉपर एक जिसको बोलते हैं प्रान नंबर वगैरह बने होते हैं, तो वो लोग इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। उसके बाद जो बंदा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में काम कर रहा हो, मतलब से रैंडमली कोई भी काम जिसकी कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मैंने सबसे पहले ही बताया कि जो लेबर लोग होते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, या अलग अलग एग्रीकल्चर फार्मर्स किसान होते हैं, अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, वो लोग ही आते हैं। जो लोग जिनकी एम्प्लॉयमेंट है या जिनकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो वो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन लोग जो इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते। एनीबॉडी एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मैंने आपको पहले बताया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो रेगुलर सैलरीज लेते हैं
और उसके बाद उनके गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, इंक्लूड लीव, सोशल सिक्योरिटी या प्रोविडेंट फंड्स अथॉरिटी। जो लोग इस कैटेगरीज जैसे ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंदर आते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जहां से आपको ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी के जरिए आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या फिर अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या फिर आइरिस। जैसे जो जो आधार कार्ड बनने के टाइम जो डिवाइसेस यूज होंगी, इधर भी वही यूज होंगी। अगर आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है तो सबसे अच्छा वही है, क्योंकि सबसे इजी और जल्दी वे में उससे रजिस्ट्रेशन हो सकती है। उसके बाद आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसको जो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। सो दैट कि आपके जब भी आधार नंबर पंच हो तो आपको डायरेक्ट अकाउंट में बेनिफिट आ जाए। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, एक्टिव मोबाइल नंबर पहले, ये तीनों चीजें, एक्टिव बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, ये आपस में इंटरलिंक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑप्शनल क्या क्या इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और स्किल सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जहां जहां हम काम करते हैं उसके बारे में आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका स्किल्स, आप उस काम को लेके आप कितने स्किलफुल हैं, आपके अलग अलग जो भी स्किल्स हैं, आप उस चीज में एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, ऑप्शनल होता है, कोई मैंडेटरी नहीं होता, आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं या कोई टेक्निकल डिग्री होल्ड करते हैं तो वो कंप्लीट आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और सीएससी के जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। बट इजी वे है, जो लोग कंप्यूटर नोइंग नहीं है, जो लोग फोन नहीं चला सकते, जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जो लोग इतने अवेयर नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, तो वो अपने नियरेस्ट सीएससी के अंदर जाके, कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। असंगठित लोग जो भी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग फॉल करते हैं, वो अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लूं, जो लोग खुद अवेयर नहीं है, जो लोग कंप्यूटर नहीं, जो कंप्यूटर नहीं चला सकते या फिर मोबाइल फोन नहीं चला सकते, तो वो लोग अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर्स में जाके ये अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना ये ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्रॉस कंट्री इसीलिए सीएससी सेंटर खोले विलेज लेवल पे, सो दैट कि जितने भी इलिटरेट लोग हैं वो जाके अपना अपना जितना भी वेलफेयर का काम यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री है, आपने सीएससी सेंटर्स में भी कोई पेमेंट नहीं देनी। इनकेस अगर आपको उसमें कहीं अपडेट करने के बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर 20 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन हो रही है। और जो भी वीएलईज है उनको 20 रुपीज जो कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर 20 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। सीएससीज और एसपीवीज के बीच में 80-20 की रेशियो होगी, ठीक। मैंने पहले बताया कि अपडेट फैसिलिटी जो भी होगी वो 20 रुपीज चार्जेस कस्टमर से लिए जाएंगे। कार्ड बनने के बाद अगर इनकेस कोई एड्रेस में मिसमैच होता है या अकाउंट नंबर आप अपडेट करते हैं या क्वालिफिकेशन अपडेट करते हैं तो आपको 20 रुपीज चार्जेस लगेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीएससी के जरिए कैसे होगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले आपको सीएससी पोर्टल पे चले जाना है, लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन बॉक्स कुछ ऐसा को लॉगिन करने के बाद आप जब उसकी श्रम की सर्विस को ओपन कर लेंगे तो आपका जो स्क्रीन के ऊपर ऐसे खुलेगा। अगर आप वीएलई हैं तो ये सिर्फ सीएससी वीएलईज के जो पोर्टल में दिखा रहा हूँ। अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लेबर वाली साइट पे जाके आपको वहां पे अपना फोन नंबर डाल के ओटीपी डाल के तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज सीएससी के सेंटर से अगर करवाना है तो वो प्रोसेस ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा आपका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक। इसके ऊपर सबसे पहले आपको ये यूडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आधार नंबर डालना। जब आधार नंबर आप डाल लेंगे तो उसके बाद एक आएगा ओटीपी या फिंगरप्रिंट्स के साथ आप उसको ऑथेंटिकेट करके ये आएगी उसकी डिटेल्स, ई KYC उसका नाम आ जाएगा, ये उसका नाम, उसकी डिटेल्स, उसका बैंक अकाउंट, सारा जिस आधार के साथ लिंक है उसका वो सारा इसमें आ जाएगा। सॉरी, ये आएगी उसकी डिटेल, आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक है, उसका अकाउंट नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका नाम, पेरेंटेज, सब कंप्लीट डिटेल्स इसमें आपको फैच होके आ जाएगी। उसके बाद ऑप्शनल डिटेल्स आपको इसकी फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, शादीशुदा है या नहीं, उसके पापा का नाम, उसकी कैटेगरी, वो डिफरेंशियली एबल है या नहीं, मतलब फिजिकली चैलेंज है या नहीं, ठीक है, स्वस्थ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद उसकी नॉमिनी डिटेल्स, किसको ऐड करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाएगा उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, होस्ट नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकम स्लैब। उसके बाद ऑक्यूपेशन के वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन उसका क्या है। उसके बाद स्किल्स,
ठीक है, स्किल अपग्रेड इसमें ये कंप्लीट। उसके बाद बैंक अकाउंट, ऑलरेडी जो अकाउंट आपके आधार के साथ फैच होके जो आता है, अगर आपने वही अकाउंट रखना है तो सीधा सेव एंड कंटिन्यू करना है। अदरवाइज अगर आपको आधार के साथ फैच होके कोई अकाउंट नहीं आता तो इधर आप एक अकाउंट नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बैंक अकाउंट आप डिटेल फैच करेंगे, ये सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, इसमें आपको कंप्लीट ये पढ़ के तो उसको सबमिट कर देना है। इसमें यही लिखा होगा जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट किया है वो करेक्ट है। अगर इन केस कोई आप फेक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, फेक कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो बिल्कुल फेयर फाइन जो डिटेल्स होती हैं वही आपने इंटर करनी है, वही आपने प्रोवाइड करनी है CSCVLE को, सो दैट कि आपके कल को फ्यूचर आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इन केस अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वेलफेयर स्कीम आती है तो अगर आपकी डिटेल करेक्ट नहीं है तो वो आपकी अकाउंट में नहीं मिलेंगे आपको, ये चीज ध्यान रखें। एक्टिव मोबाइल नंबर हो, एक्टिव अकाउंट नंबर हो, प्रेफरेबली मैं यही कहूंगा वो जो फोन नंबर होगा वो आधार के साथ लिंक हो, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। आपको कोई भी मिसमैच नहीं होगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपका बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। जब ये लोग आप चीज सबमिट कर लेंगे तो आपका उसके बाद ई श्रम कार्ड कुछ ऐसा बन के आएगा, जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको 12 अंकों का 12 डिजिट्स का आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जैसे आधार के ऊपर 12 डिजिट्स का होता है। बिल्कुल आधार कार्ड की तरफ से की तरह आपको ये कार्ड इशू होगा। इसके ऊपर जैसे बार कोड है तो किसी किसी कंपनी पे जो बार कोड स्कैनर होते हैं डायरेक्ट आपके कार्ड के ऊपर स्कैन करके, तो मतलब ये आज डिजिटल दौर आ रहा है। आपकी जितनी भी जो फॉर्मेलिटीज होती थी पहले, अब किसी भी कंपनी में जाके काम करते थे एज ए वर्कर तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, फिर एफिडेविट साइन करना होता है, ये वो। तो आज यही आपका जब बन जाएगा तो आपका एक कंप्लीट डेटाबेस तैयार हो जाता है, तो फर्दर उन कंपनीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लेने में, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब करने में, क्योंकि बहुत तेज तरीका, बहुत क्विकली ये कार्ड के जरिए आप एंट्री मार सकते हैं। तो ये चीज थी, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ई श्रम कार्ड नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के ऊपर ये मेरी डिटेल वीडियो है। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं वहां आपको इसका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब जनरल क्वारीज इसकी जो भी होती है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि अपडेट करने के लिए 20 रुपीज आपको लगेंगे, ठीक है। और ये जो आपका कार्ड होगा ई श्रम कार्ड, ये आपको लाइफ टाइम वैलिडेट रहेगा, इसमें कोई रिन्यूअल चार्जेस, कोई रिन्यूअल पीरियड नहीं है, कोई स्पैन नहीं है इसमें, ठीक है। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक ये वैलिडेट रहेगा। आप इसके ऊपर अलग अलग तरह के वेलफेयर स्कीम्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह के काम ले सकते हैं, ठीक। तो ये था डिटेल वीडियो मेरा इस ई श्रम पे। अगर आपको ये अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय बाय।